अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर एट स्पीच सिंगवा स्पॉट। अच्छा, आज जो हमारी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है प्री रिक्विजिट्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, इसमें हम थोड़ी हैंड राइटिंग की बेसिक्स पे बात करेंगे कि हैंड राइटिंग क्या होती है और मतलब उसकी क्या स्ट्रेटजीज होती है। बस पीछे कीजिएगा ज़रा। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे कि प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। मतलब आप में से कोई बताना चाहेगा कि प्री रिक्विजिट्स? हैंडराइटिंग से जो पहले वाली फेज होती है जिसमें बच्चा बैठता है, उसके अलावा जो होल्डिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली यस। तो उसकी जो पहली जो चीज़ होती है ना, बेसिकली प्री रिक्विजिट्स होती है ना स्टार्ट में, जो उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं ना, वो चीज़ें आ जाती हैं। मैं इनिशियल लेवल पे एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी। अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन के बेसिकली थ्री फेजेस होंगे कि थ्री फेजेस में प्रेजेंटेशन करूँगा। पहले फेज में इनसाइट्स इनटू द हैंड राइटिंग स्किल्स एंड इट्स डेवलपमेंट। बात करेंगे कि हैंड राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज पे हम बात करेंगे साइंस ऑफ हैंड राइटिंग चैलेंजेस इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो बेसिकली हम बात करते हैं ना, रेड फ्लैग्स क्या हैं बच्चों में, कि क्या इशू आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंटल डिले आ रहे हैं, तो इसमें हम वो बात करेंगे। और थर्ड जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो उस फेज में हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू डेवलप हैंड राइटिंग स्किल्स। इसमें बेसिकली हम स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह आप लोगों ने बच्चों के साथ काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, बेसिकली अब हैंड राइटिंग की बात करते हैं स्टार्ट में कि हैंड राइटिंग होती क्या है। बेसिकली हैंड राइटिंग इज़ वन ऑफ द क्रूशियल डेवलपमेंटल टास्क फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए, डेवलपमेंटल टास्क में हमारी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, ये एक टास्क है ना। बेसिकली बच्चे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह क्रॉल करना है, उन्होंने पेंसिल को होल्ड करना है, ये चीज़ें सारी इसकी ना डेवलपमेंटल टास्क में आ जाती है। तो हैंड राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली इसमें आपकी स्किल्स ऑफ हैंड राइटिंग इन्वॉल्व होती है कि आपने किस तरह लिखना है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। थ्रू हैंड राइटिंग चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। अच्छा, वर्बली तो हम बता देते हैं, बच्चे जो वर्बली होते हैं, जो वर्बल बच्चे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो तो बता देते हैं कि क्या नीड्स हैं, लेकिन उसको ऑन पेपर करना, मतलब उसको लिखना, बेसिकली जो लिखने का प्रोसेस है ना, उसमें आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, बेसिकली कि किस तरह कम्युनिकेट करना है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि हैंड राइटिंग के थ्रू ही हम करते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ओके, अब थोड़ा ना इसमें साइंटिफिकली देखते हैं कि साइंस क्या कहती है इसके पीछे। तो when you're writing something down with a pen and paper, you are stimulating a collection of cells in your base of the brain. अच्छा, हमारे ब्रेन की जो बेस है ना, इसमें बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। जब हम राइट करते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो बेसिकली वो सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो जब वो एक्टिवेट हो जाता है ना, वो करंट को फोकस करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, हैंड राइटिंग ऐसा टास्क है कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसमें, अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 1 लिख रहा हूँ, ये 2 लिख रहा हूँ, ये 3, तो मेरा अटेंशन इस पे है, मेरा अटेंशन आप पे नहीं है। तो ये बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो फोकस करता है कि हम किस तरह प्रेजेंट में होके उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ इसमें आती है। अब देखें, इन ADHD ब्रेन्स द RAS इज डिसरेगुलेटेड, फोकस लैग। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में जो बच्चे होते हैं जिनको डायग्नोज होता है, उनका जो RAS होता है, बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये डिसरेगुलेटेड होता है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। जैसे मैंने बात की है ना कि मैं फोकस होकर लिखना जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसमें मेरा फोकस रिक्वायर होता है। जब ये आपका काम नहीं कर रहा होता या डिसरेगुलेटेड होता है तो इसमें आप फोकस नहीं कर पाते, इसी तरह फिर आपके अंदर वो डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन ऑटिज्म पर्टिकुलरली एरिया ऑफ ब्रेन स्टेम कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन कुड बी द प्राइमरी साइट ऑफ डिसफंक्शन। इसी में ही वो बता रहे हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन भी डिसफंक्शन होगा तो आपका अटेंशन और फोकस जो है बेसिकली वो लैक होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ओके, ब्रेन रीजन्स इन हैंड राइटिंग। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हैंड राइटिंग में ब्रेन के कौन से एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्योंकि हैंड राइटिंग बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसमें हमारा मोटर कॉर्टेक्स हमारा यहाँ पे होता है। ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के इस पोर्शन में बेसिकली जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मोटर कॉर्टेक्स हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग डाउन तो आपका मूवमेंट होती है, आपकी हैंड की मूवमेंट होती है। तो बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स भी आपका, क्योंकि उसमें इंटरप्रेट और प्रोसेस, आपने प्रोसेस करना है। जब आपने कुछ लिखना है तो आपने प्रोसेस करना है और फिर उसको लिखना है।
ये बेसिकली ऑसिपिटल लोब में होता है। हमारा ऑसिपिटल लोब यहाँ पे होता है, जो कि हमारे विजन को बेसिकली कंट्रोल करता है, हमारे आई से रिलेटेड होता है कि हमने कैसे विजुअलाइज करना है, लेटर्स को कैसे विजुअलाइज करना है। थर्ड इसमें आ जाता है टेम्पोरल लोब। अच्छा, टेम्पोरल लोब का बहुत अहम काम इसीलिए है क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने मोटर कॉर्टेक्स की बात कर ली, विजुअल कॉर्टेक्स की। टेम्पोरल लोब बेसिकली एसोसिएट करेगा कि आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, इसमें एसोसिएशन डेवलप करना वो इसमें आ जाती है कि आपने किस तरह एसोसिएशन करनी है, ये आपका टेम्पोरल लोब करता है। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ये टास्क इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो ब्रेन रीजन्स में हमारे ये तीन जो है ना बेसिकली ये एक्टिवेट होते हैं, तो हम बेसिकली हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम में बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ब्रेन स्टेम जो होता है ना उसका रोल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में था, वो वहाँ पे प्रेजेंट और उसको नाउ पे फोकस करता है, तो बेसिकली उसका रोल वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी मूवमेंट राइटिंग पे और प्रोसेस इंटरप्रिटेशन वो विजुअल कॉर्टेक्स के थ्रू होती है, और टेम्पोरल लोब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। अच्छा, सीक्वेंशियल है, जी जी, हाँ जी, इन तीनों एरियाज को हमें इंडिविजुअली जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मोटर एरिया को इम्प्रूव करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है या विजुअल एरिया को इम्प्रूव करना ज़्यादा? अच्छा, इसमें ये है कि देखें, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी होगी तो ही आप कर सकते हो चीज़ों को। तो बेसिकली आप पहली चीज़ को देखते हो फिर करते हो, ये हमारे अंदर होता है। तो एग्जैक्टली, तो जब आप उस पर वर्क करेंगे अपने बेसिकली जो विजुअल कॉर्टेक्स है उस पर काम करोगे तो फिर मोटर कॉर्टेक्स पे काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। अच्छा, सीक्वेंशियल हैंड मूवमेंट्स एक्टिवेट लार्ज रीजन्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। अच्छा, हमारी थिंकिंग इससे, राइटिंग से बेसिकली हमारी थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी आती है। हम ड्राइंग करते हैं, आर्ट्स करते हैं, वो हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। हमारी हीलिंग भी इसमें बेसिकली स्ट्रेस रिडक्शन होती है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपके जो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना वो भी रिलीज होते हैं। उससे ये होता है कि आपके अंदर हीलिंग का बेसिकली प्रोसेस आना शुरू हो जाता है। लैंग्वेज भी, चूंकि आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर लैंग्वेज भी साथ साथ आना शुरू हो जाती है। उसके साथ ये है कि वर्किंग मेमोरी। अच्छा, वर्किंग मेमोरी इज बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आपकी, क्योंकि वो उसका स्पैन आई थिंक 10 to 15 सेकेंड्स का होता है, 25 सेकेंड्स का होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ एग्जैक्टली इतना ही होता है। तो उसमें वर्किंग मेमोरी में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब आप फोकस करते हो ना प्रेजेंट पे तो आपका प्रेजेंट फोकस इतने ही सेकंड्स का होता है ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये चीज़ इंप्रूव करते हैं वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट लीजिएगा। जी जी, मिस, वर्किंग मेमोरी बेसिकली आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी एक तो हमारी बेसिकली होती है जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास आती है, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसिंग उसके बाद होती है। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर लेके जाना ना तो उसके लिए रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, जब आप हाँ जी जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसी में ही आते हैं, तो बेसिकली वो उसी चीज़ में आती है। की स्किल्स इन्वॉल्व इन हैंड राइटिंग। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्किल्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्पेशल रिलेशन और दूसरा है विजुअल कॉन्टिन्यूटी। वैसे तो ये साइड बाय साइड चलते हैं, बट स्पेशल रिलेशन की बात करते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ योर बॉडी एंड बॉडी पार्ट। मतलब पोजीशनिंग पे ये देखते हैं कि किस तरह आपने अपनी बॉडी को, किस तरह आपने पेपर को किस तरह पोजीशन करना है। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फेस डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग एंड कॉपिंग। मतलब उनको ट्रेसिंग में मसला होगा, मतलब वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे, वो कॉपी नहीं कर पाएंगे लेटर्स को। अगर 1 लिखा है हम कहेंगे कॉपी करो तो वो 1 को कॉपी नहीं कर पाएंगे। उनको स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं उसमें समझ आता कि स्पेशल रिलेशन में स्पेस को हमने कैसे देखते हैं, एक्यूरेट नहीं कर पाते। विजुअल कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली होता है ऑल्सो नोन एज आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इट इज द एबिलिटी टू मूव और स्कैन द आईज in the relation to your hand, for example using moving objects like pen to guide eyes in different pattern। इसमें बेसिकली ये स्किल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आपका हाथ बेसिकली जब हम हाथ से लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो हमारी आईज भी मूव होंगी। मैं 3 लिख रहा हूँ तो 3 के साथ मेरी आईज मूव हो रही है। तो आपकी ना आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आईज और हैंड्स को किस तरह मूव करना है और फिर आपके अंदर ये चीज़ आती है। तो इसीलिए विजुअल कॉन्टिन्यूटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ हैंड राइटिंग स्किल्स एज वाइज माइलस्टोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से माइलस्टोन होते हैं बच्चों के अंदर के, मतलब उन्होंने कैसे, मतलब बर्थ से लेके 1 ईयर्स और क्या क्या ईयर्स होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिकली वो कर सकते हैं। जी जी एग्जैक्टली
स्पेशल रिलेशन, जी जी यानी कि हमारे एक बच्चे का जी जी उसके पेपर, उसके पेन, Exactly. पोजीशनिंग, उसका रिलेशन, पोजिशनिंग का रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है ना, तो उसको पोजिशनिंग पता हो कि ऐसे नहीं पेपर पढ़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ा होना चाहिए, ऐसे पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन में आएगा, आईज और हैंड ने जब 1 लिखना है ना, तो 1 के साथ फिर 2 फिर 3, आपकी आईज भी साथ चलेंगी, ठीक है। तो विजुअल कॉन्टिन्यूटी, जैसे कॉन्टिन्यूटी समझ गई आप, कॉन्टिन्यूटी के साथ आपने करना है, तो ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट Exactly. टॉपिक है और बड़ी जबरदस्त बात है कि जी मेन Exactly. मेन है जिसके अंदर हमारे बच्चे लिख नहीं पा रहे, लिखने में कॉजेज नहीं बन हाँ। स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, हमें उनको पहले फोकस करना है, एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, वो मैं आऊँगा, मेरा 3rd फेज इसी पे ही है कि बता रहे हैं जी ना, जी जैसे उनको बताया जाए कि स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जैक्टली, आपके पेपर की पोजिशनिंग क्या आपने, हाथ की पोजीशन क्या है, आपने पेन पकड़ना किस तरह पकड़ना से, किस तरह, exactly. अगर आपने ट्रेसिंग को आपने उसके अंदर दिखा रहे हो, ये कंटिन्यूटी है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। सर एक चीज जी जी, ये हाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल, विजुअल कॉन्टिन्यूटी में हम देखते हैं हमारा हॉस्पिटल लोग और हमारा फ्रंटल लोग काम कर रहे जी, जी। हैं, व्हाट अबाउट द स्पेशल रिलेशन? स्पेशल रिलेशन में आपकी जो है ना बेसिकली दोनों काम करेंगे, क्योंकि आपका जो मोटर कॉर्टेक्स है वो राइटिंग में काम करेगा और आपका जो बेसिकली वर्टिकल कॉर्टेक्स है वो उसमें काम करेगा, तो आपकी दोनों चीज़ें काम करेंगी साइड बाय साइड। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड होती हैं, विजुअल कॉन्टिन्यूटी और वो, तो बेसिकली आपने इनको साइड बाय साइड लेके चलना है, ठीक है। एक चीज हाँ। से कहते सोचे बच्चे Exactly. प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तभी बच्चा लिख नहीं पाता। ठीक हो गया। माइलस्टोन्स पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बर्थ से लेके 1 ईयर्स ओल्ड का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर स्क्रिबलिंग एक्सप्लोरेशन होती है। आप देखेंगे बच्चे ना, वो उनके हाथ में कोई भी जैसे मार्कर आ जाता है या कोई भी चीज़ आते हैं, तो वो जैसे कि ज़मीन है ना उसको गंदा करने लग जाएंगे ऐसे करके, ये दीवार है ना, दीवार पे वो कुछ ना कुछ ऐसे गंद वगैरह मारने लग जाएंगे, मतलब कुछ भी स्क्रिबलिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं स्क्रिबलिंग में, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अपने फाइन मोटर्स को। हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। अच्छा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि मतलब 0 to 1 में आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन रीच हो जाती है, स्टार्ट होती है आपको, बेसिकली आप ग्रैस्प करते हो चीज़ों को, मैनिपुलेट करते हो, इसको उठाते हो, इसको इधर रखते हो, ये चीज़ें बच्चों के अंदर आती हैं, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन विद टाइम वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यस, हाँ स्लो जाने के बाद मुझे ठीक है, अंडरस्टैंड करो। ओके। अच्छा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की रियल लाइफ एग्जांपल मैं ये दूंगा क्रिकेट की। सबसे ज़्यादा क्रिकेट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज होती है। फॉर एग्जांपल जब आप बैट्समैन को देखें, बैट्समैन जब बॉल आ रही होती है आपके पास, तो आपके हैंड्स भी यूज होते हैं, आपकी आइज भी यूज होती हैं, तो आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन दोनों उस टाइम पे यूज कर रहे हैं। आपने पेस को जज करना है और आपने किस तरह बैट को बेसिकली उसके साथ लेकर आना है, तो दिस इज बेसिकली हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, कैचिंग। जब आप किसी को कहते हो कैच द बॉल, तो जब आप कैच करते हो तो आपकी बॉडी भी मूव हो रही है, आपकी आइज भी मूव हो रही है, फिर आप कैच करते हो, तो ये चीज़ आती है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आपने इसको बेसिकली नाम से समझ सकते हो कि हैंड और आई इन दोनों कोऑर्डिनेशन में चलना है, तो ये बेसिकली है। और अगर आपको फिर भी कोई एग्जांपल चाहिए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली, डेली लाइफ में जो हर काम के लिए आपने ग्लास उठाना है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपने लिखना है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर आपका आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा तो आपकी फिर वो हैंड जो है वो एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऐसे ही है। पहला साल है उसके अंदर बच्चा जो है वो स्क्रिबलिंग करना सीखता है, स्क्रिबलिंग करना सीखते हैं और उसकी उसे पता लगता है कि किस चीज को टच करने के लिए कहाँ तक मैंने जाना, कहाँ तक जाना है, हाथ जाएगा, एग्जैक्टली, हर चीजों को मैनिपुलेट मैनिपुलेट करेगा। जी जी बिल्कुल, वो उसके ना वो अभी इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन आगे भी आएगा, बट ये कि इसमें बेसिकली ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, ठीक है। जैसे ये डेवलप हुई है उसके बाद नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगा मिस रामेश। ओके, 1 से 2 ईयर्स ओल्ड में। अच्छा, इसमें देखें आप लोग देखेंगे कि स्क्रिबलिंग एक्सप्लोरेशन तो इसमें भी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसमें भी है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये कोई प्रोसेस है, ये नहीं है कि मतलब 0 to 1 में सिर्फ यही होगा, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। बच्चों में हैंड आई कोऑर्डिनेशन इनका डेवलप होता रहेगा। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रास्पिंग स्किल्स। बच्चों के अंदर बेसिकली ग्रास्पिंग पावर आएगी कि ग्रास्प कैसे करना है चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे लिखा है इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम होल हैंड ग्रास्पिंग टू रिफाइंड पेंसिल ग्रास्प। अब अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास पड़ा होगा, ये मेरी फुल हैंड की ग्रास्प है, ये आपने ग्रिप किस तरह करता है ये आप कहना है। हाँ, नहीं ये ग्रास्प है बस, ये कि मतलब पकड़ना है आपने, हाँ पकड़ना, होल्ड करना, ठीक है। अब यहाँ पे आया रिफाइंड पेंसिल ग्रास्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ना ये वाली चीज़ आती है वो ऐसे होती है,
Exactly. ग्रास्पिंग स्किल्स बेसिकली हमारी हाथ की पोजीशन है, हमारी पेन की पोजीशन है। नहीं, ग्रास्पिंग स्किल्स आपकी ये पकड़ने की सलाहियत जो होती है ना, उसको कहते हैं कि जैसे आप होल्ड करते हैं ना किसी चीज़, ग्रास्पिंग स्किल्स, होल्डिंग। वो हमारे हैंड से रिलेटेड है, हम हाथ से पकड़े हैं। यस एग्जैक्टली, हमारे हैंड से, ग्रास्पिंग स्किल बेसिकली हमारे हैंड से रिलेटेड। हैंड से रिलेटेड, ठीक है, हैंड से रिलेटेड है। और यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि रीफाइंड पिंसर ग्रास्प क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया कि वो ऐसे होती है, हैंड की ऐसे होती है, रिफाइंड होकर वो ऐसी हो जाती है, ये पिंसर ग्रास्प है, ठीक है। नहीं, रिफाइंड मतलब क्या, मतलब एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, रीफाइंड पिंसर ग्रास्प एक बेसिकली इसका रीफाइंड वर्जन है। ग्रास्पिंग स्किल ये आपकी ग्रास्प करना, आप चीज़ को ग्रास्प किया हुआ, हाँ ये ग्रास्पिंग है आपकी, हाँ अपने हैंड में आप ये मैंने पकड़ा, ग्रास्पिंग है। बट मैं कह रहा हूँ कि ये 1-2 years में ना आप रीफाइंड ग्रास्पिंग आपकी आती है। ये इससे पता चलता है कि हर चीज को पकड़ने के हाँ, कैसे उसको रिफाइन करना है, लाइक हाँ, मैं उस पर आऊँगा, ठीक है, वेट करें, स्टेप बाय स्टेप आएगा, मैं उस पर आऊँगा। बेसिकली मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊँगा कैसे आना, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है उसमें दूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। ओके, 2 to 3, हाँ ओके, 2 to 3 years में बेसिकली आपकी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स आ जाती हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को, सर्कल को ये प्री राइट करें आप, ये किस तरह आपने करना है, इनको इमिटेट कैसे करना है आपने। आप इनको ऐसे भी करवा सकते हैं डॉट्स के थ्रू, ये इमिटेट करें ऐसे करके, और हॉरिजॉन्टल आप ऐसे करवा के भी आप इनको बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जी नहीं, बेसिकली ये इमिटेशन है। ट्रेसिंग में बेसिकली हाँ इमिटेशन आप पहले करके दिखाएंगे उनको, तो फिर वो करेंगे। जी जी जैसे 1 to 2 में वो ट्रेसिंग सीखेंगे, वो आगे आएंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ट्रेसिंग स्किल्स ट्रेसिंग करेंगे या 3 to 4 में। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जब हम जाएंगे ना, तो वो ट्रेसिंग की जो आप बात करिए ना, वो उसमें आएंगी। मैं आपको बताऊंगा किस में आएंगी, ठीक है। वो अब ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है। बेसिकली ये देखें ना, लाइन, ये लाइन ड्रॉ करें, और ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेसिकली स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। हाँ, बनाकर दे रही हूँ यहाँ पे लाइन, और मैं कह रही थी तुमने सेम लाइन वैसे, हाँ इसमें यहाँ बनानी है। ये सिर्फ प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है। वो जो आप कह रही हो ना कि विदाउट, वो कॉपिंग में आ जाएगा वो। हाँ मैं कॉपिंग का डिफरेंस इसका बताता हूँ, ये मुझे ना जरा, हाँ एक 2 से 3 साल का बच्चा क्या वो लिखना शुरू कर देता है। वो बेसिकली जो बच्चा है ना, वो बेसिकली कैन इमिटेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वो ये वाली लाइन और ये बस स्ट्रोक्स लिख नहीं सकता प्रॉपर, नहीं मतलब ये A B C ये नहीं कर सकता, सिर्फ ही कैन लाइक ये स्लैंटिंग लाइन बना दी है। जी जी, बच्चा पहले ट्रेसिंग करना सीखेगा या इमिटेट करना सीखेगा। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले ना बच्चा स्ट्रोक्स लगाना सीखेगा। बच्चे को पहले ये पता होगा ये क्या होता है, क्योंकि बच्चे की ग्रिपिंग ऐसी होगी इनिशियली, तो वो ऐसे करेगा, वो उसको ये नहीं पता ट्रेसिंग क्या है। अच्छा, यानी कि वो किसी भी तरह प्री स्ट्रोक्स कर देगा। एग्जैक्टली, वो कुछ भी कर देगा। हाँ एग्जैक्टली, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। और इसमें आपकी ग्रास्प डेवलपमेंट जो है ना, इसमें आप फर्मली थोड़ा, मैंने आपको बताया था ना, ये पहले भी मैंने बात की थी, ये एग्जैक्टली आपको ना रिफाइन हो जाता है, आप ज़्यादा इसमें ना इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, इसमें आप क्रेयॉन्स को भी पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ भी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। 3 to 4 years old। अच्छा, इसमें आता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कैन कॉपी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सर्कल्स विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इमिटेट अ प्लस साइन। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखें कि कैन कॉपी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉपिंग ये होता है कि ये लाइन है ना, अब मैं कहूँगा कि कॉपी करो, यही लाइन इधर कॉपी करो, तो ही वुड कॉपी, देखें ये कॉपी करेगा, ठीक है। ये कॉपिंग स्किल्स उसके अंदर आती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन, वो प्लस साइन बना देता है, ये चीज़ें आ जाती है। कॉपिंग स्किल्स उसकी आ जाती हैं। ट्रेसिंग स्किल्स, ये जो आप बात कर रही थी ना मिस करीजा, ट्रेसिंग स्किल इस एज में आती ना आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ट्रेसिंग सिखाएंगे या कॉपी सिखाएंगे? पहले हम जो है ना, सबसे पहले तो उसको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करवाएंगे, तो मतलब वो हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लेकर आओगे इसको ट्रेसिंग पे, ठीक है, डॉट बाय डॉट ऐसे करके ना आप ट्रेसिंग पे लेकर आओगे, फिर आप आगे जाओगे कॉपिंग पे, ठीक है, क्योंकि कॉपिंग जो है ना कॉम्प्लेक्स है। कलरिंग पहले सिखाएंगे या फिर उसको कॉपिंग स्किल सिखाएंगे? अच्छा, ये जो है ना, ये आपने इस तरकीब को फॉलो नहीं करना। ये बेसिकली इस डेवलपमेंटल, बेसिकली जो बच्चों के माइलस्टोन है ना, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। हाँ, हम लोगों ने जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं चलना इसमें। हाँ, क्वेश्चन है कि बच्चे को पहले ट्रेसिंग करनी आएगी या कलरिंग करनी आएगी या कॉपी करना आएगा?
आपकी जो क्वेश्चन है ना, हाँ, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बाद क्वेश्चन आएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें, कलरिंग जो होगा ना सबसे एंड पे आएगी, ठीक है। कि कलरिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसने किस तरह करनी है, जैसे कैन कलर विद इन द लाइंस ऑफ शेप्स एंड फॉर्म, मतलब कलर विद इन बाउंड्रीज की बात हो रही है यहाँ पे कि मतलब इसके अंदर आपने कलरिंग करनी है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ट्रेसिंग उससे पहले आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट कीजिए ड्राइंग स्किल्स। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब 4 to 5 में ड्राइंग स्किल्स आ गई। कलरिंग की आपने जैसे बात की ना, कलर विद इन बाउंड्रीज, ये मैंने आपको बताया, तब यहाँ पे ड्राइंग स्किल्स आ गई। कैन ड्रॉ, पीपल एबल टू ड्रॉ सिंपल पिक्चर ऑफ अ पर्सन विद एटलीस्ट 3 बॉडी पार्ट्स। मतलब इसमें बच्चा ये होगा कि बच्चे ने ये बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ये फेस हो गया, ये बॉडी बना दी, ये 2 हैंड्स बना दिए, मतलब उसने ना 3 बेसिकली बॉडी पार्ट्स बना दिए। तो ये चीज़ इसमें आ गई क्योंकि बच्चों के अंदर ना ड्राइंग स्किल्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कॉपिंग स्किल्स फिर आ गया, बट मैं वही बता रहा हूँ कि ये इंप्रूव होती है। मतलब आपकी जो कॉपिंग स्किल्स है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, सिंपल शेप्स, एक्स बना रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। मतलब उसके साथ साथ एक्स बना रहे हो आप, फिर वाई बना रहे हो, वो ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। कलरिंग स्किल्स 4 to 5 में देखिए, इसमें भी आपकी कलरिंग स्किल्स आ जाती है कि आपने किस तरह कलर करना है, कॉपिंग मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, 4 to 5 में ये उसी फेज में अभी हम चल रहे हैं कि किस तरह ग्रास डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, क्रेयॉन की ग्रिप कैसे होगी। तो अब देखें, बाय द एज ऑफ 4.5 to 5 चिल्ड्रन शुड डेवलप डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प फॉर क्रेयॉन और पेंसिल। मतलब उनके अंदर ये डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प आने से, जिसमें 3 फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं, ये वाली हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर और ये हमारी नकल वाली फिंगर। मतलब इसमें ये चीज़ें जो आएंगी ना, ये ग्रास्प आपकी ना डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। दिस ग्रिप अलाउज द प्रीसाइज मूवमेंट्स, इट एंगेजेस स्मॉल मसल्स इन द फिंगर्स, प्रमोट कंट्रोल्ड कलरिंग एंड ड्राइंग। देखें, इस बेसिकली जो ये वाली होगी ना आपकी, जिस तरह होल्डिंग करोगे आप, तो इससे आपकी ना थोड़ी फर्म हो जाएगी। आपने किस तरह फर्मली लिखना है, आपके अंदर ये सारी इंगेजिंग आ जाएगी कि आपने सारा किस तरह ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आएगी आपकी, जब ये वाली डेवलप होगी, और वो इस फेज में होगी। हैंड प्रेफरेंस, अभी हम 4 to 5 में ही चल रहे हैं। 4 to 5 में हैंड प्रेफरेंस भी आ जाएगी। अब देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैन डिस्प्ले अ प्रेफरेंस फॉर वन हैंड ओवर द अदर एंड यूज बोथ हैंड्स टुगेदर वेल। फॉर एग्जांपल, वन हैंड होल्ड्स द पेपर व्हाइल अदर कट्स द शेप्स और कलर्स। यहाँ मुझे पेज चाहिए होगा, इस पेज देगा तो यहाँ पे दे दो। हैंड प्रेफरेंस की जो बात हो रही है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि बच्चे जो है ना, बेसिकली एक हाथ को उनको पता होगा कि मैंने इससे ये पकड़ना है और एक हाथ से मैंने लिखना है। ये चीज़ इसमें आएगी। कौन सा हैंड प्रेफर करेंगे? कुछ बच्चे ऐसे प्रेफर करते हैं लेफ्ट से और यहाँ से करते हैं, तो उनको ये पता होगा कि मैंने किस हैंड से मतलब बेसिकली लिखना है और किस हाथ से पकड़ना है। तो ये चीज़ है बेसिकली प्रोमिनेंट वाला। लेकिन डोमिनेंट की अभी बात नहीं होगी, ये सिर्फ हैंड प्रेफरेंस की बात हो रही है। आगे कीजिएगा। 5 to 6 years old। अच्छा, 5 to 6 years old में ड्राइंग स्किल्स हमारे अंदर आएंगी, किस तरह ड्रॉ करना है। अब देखिए, मैंने पहले 3 बॉडी पार्ट्स की बात की थी। अब 5 to 6 में कैन ड्रॉ अ पर्सन विद एटलीस्ट 6 पार्ट्स एंड अ फेस विद 2 eyes, अ नोज एंड अ माउथ। अब देखिए, अब जैसे ये ड्राइंग थी ना, इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 2 eyes, a nose and a mouth। मतलब ऐसे करके बच्चे ने बना दिया, क्योंकि उसने बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव किया, कि उसने अपने अंदर बेसिकली ये सेंस लाया कि मैंने ड्रॉ कैसे करना। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। प्रिंट राइटिंग की बात करते हैं। दे कैन राइट देयर ओन नेम इन प्रिंट फॉर्म फ्रॉम मेमोरी विदाउट लुकिंग एट द मॉडल। अच्छा, इसको भी थोड़ा समझने में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होगी। प्रिंट राइटिंग क्या होती है, प्रिंट मेमोरी क्या होती है। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि दे आर एबल टू प्रिंट राइट मोस्ट अपर केस लोअर केस लेटर्स, मतलब उनकी मेमोरी में आएगी। मतलब अब हम कहेंगे ना कि ए लिखो, तो उनको पता होगा कि ए लिखना है हमने, उनकी प्रिंट मेमोरी के अंदर है कि किस तरह एग्जैक्टली वो उनकी रिहर्सल के साथ साथ ना उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, तो आपकी प्रिंट राइटिंग होती है, तो उनको पता होता है कि हमने कैसे लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। 5 to 6 years old। अच्छा, वो डोमिनेंट हैंड की जो बात की थी ना आपने, वो इसमें आएगी। ठीक है। कॉपिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, वो बार बार रिपीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। डेवलपमेंटल टास्क है ना, हाँ, साथ साथ चलेगी। हाँ, डेवलपमेंट इसकी भी होगी। जाइएगा मिस। 4 to 5 के
नर्व्स की जो है वो ग्रास्प करनी चाहिए। अभी ये ऐसे कर रहे हैं जैसे सर ने कहा ना, दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर रख हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अचीव कर रहे वो, हाँ, अच्छी बात। और अच्छा मैं इसमें हाँ बेटे दूसरा हाथ बुक पे रखे, तुरंत दूसरे डे पे ही रखता है, उस हिसाब से ट्रेसिंग करें। ट्रेसिंग पे अभी वैसे वो नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट हैंडराइटिंग पे है। बिल्कुल। लिख रहा है। अच्छा इसमें हाँ सही जा रहा है। सही जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब जैसे शाफ की एग्जांपल लिया कि वो देखिए 8 से इम्प्रूव भी हो, कुछ बच्चे ना इससे आगे भी निकल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यही हमने एक फिक्स बेसिकली हमने इसको फॉलो नहीं करना कि यही में यही होता है। बेसिकली बच्चे कुछ इम्प्रूव भी कर लेते हैं इससे। ठीक हो गया। अब ये हाँ यहाँ पे अली की एग्जाम्पल लेते हैं। अली जो है वो भी क्या कर रहे हैं, अली की भी बच्चा बोलते हैं इब्राहिम की एग्जाम्पल। इब्राहिम की क्या एज है अभी? तो 5 to 6 का जो बैंड है उसके अंदर जो सर ने बताएंगे आप ड्राइंग सर ने कहा कि एटलीस्ट 6 जो है हिस्से उनको जो है ड्रॉ कर सकता है और 2 आइज जो नोज बना सकता है, 6 कर सकता है। 3 पे है। राइटिंग जिस तरह से वो अपना नेम जो है अपनी मेमोरी। हाँ एग्जैक्टली। बेसिकली कैन राइट देयर ओन नेम, मतलब अपना जैसे मेरा नाम हाशिम है या उसका नाम अली है तो वी कैन राइट इट डाउन क्योंकि हमारी मेमोरी में है ना। हाँ अच्छा अच्छा। लेकिन मैं 5 to 6 में अगर इब्राहिम है इब्राहिम 4 to 5 में है। अच्छा मुझे देख अच्छा 4 to 5 के पीछे भी है वो। देखें पीछे भी है, पीछे भी है, ये भी है, इससे पीछे भी है। ये थोड़ा लंबा है ना, मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे भी करें। ठीक है। हाँ उसके बाद है बस यहाँ से। ड्राइंग स्किल्स में बताइएगा कि सिंपल पिक्चर किसी पर्सन की ड्रॉ कर सकता है। वो मोस्टली एनिमल्स को बनाते हैं, खुद से ड्रॉ नहीं करता है। प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। सही। और उसके अलावा जो है वो प्लस और क्रॉस साइंस खुद से बना सकता है। अपनी कॉपी कर सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ये चल रहा है। उसके बाद प्लस साइन करे क्रॉस साइन बना लेता खुद से। कॉपी का कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज होती हैं ना इसमें, तो ये बेसिकली आ जाता है कि मतलब उनका उस पार्ट में थोड़ी सी डेवलपमेंटल डिले हो जाता है बच्चों का। लेकिन ये नहीं होता कि वो बच्चा अचीव नहीं कर सकता। बच्चा ये भी हो सकता है कि 5 to 6 में अचीव कर ले या 6 to 7 में अचीव कर ले, तो वो बेसिकली प्रोसेस है, वो आगे भी सीख सकता है। तो इसमें कोई हाँ कर लेता है। हाँ तो बस ठीक है ना, वो फिर फॉलो करता है उसमें, मतलब वो इन चीज़ों में आ जाता है। जिस आगे कीजिएगा, आगे पीछे 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 थोड़ा सा पीछे कीजिएगा। डोमिनेंट हैंड की मैंने बात नहीं की क्योंकि यहाँ पे बच्चों को 5 to 6 में ये भी पता लग जाता है कि हमारा डोमिनेंट हैंड क्या है। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता होता ना कि हमारा डोमिनेंट हैंड कौन सा है। इसमें बच्चों को पता लग जाएगा कि राइट हैंड इज माई डोमिनेंट हैंड। ये पता है ना, ठीक है बस ठीक है। एग्जैक्टली आहे लाता है। एग्जैक्टली यस यस हाँ एग्जैक्टली। चलें आगे कीजिए। अच्छा ये देखिए टिपिकल पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट फॉर हैंड राइटिंग, ये होती है बेसिकली मतलब है पेंसिल होल्डिंग की ना बच्चों की कि मतलब किस तरह पकड़ते हैं। पेंसिल ग्रास्प की मैंने बात की थी ना, वो ऐसे करके ना 10 मंथ्स में बच्चों की ऐसी होती है। ठीक है। 12 to 15 मंथ्स में पाल्मर सुपिनेट ग्रास्प होता है, ऐसे करके। जी ठीक हो गया, ऐसे करके होती है। उसके बाद आती है 2 to 3 ईयर में डिजिटल प्रोनेट ग्रास्प, इसमें बच्चे ऐसे करके पकड़ते हैं, ऐसे समझ रही हैं आप, ऐसे करके एग्जैक्ट। उसके बाद 3 to 4 ईयर्स ओल्ड में क्वाड्रोप ग्रास्प, मतलब उसमें ये क्वाड से मतलब 4, मतलब आपकी ये थंब, इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर और ये, मतलब ये 4 इन्वॉल्व होंगी आपकी। ठीक है। स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प, इसमें आपकी 3 फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी, ये वाली थंब वाली, इंडेक्स और ये ऐसे करके, और ये थोड़ी स्टैटिक होगी। आप मतलब आप पूरा फर्मली इसको पकड़ सकते हैं। कुछ लोग मतलब इसमें ना थोड़ा सा ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक अच्छी होती है, ये वाली अच्छी होती है। तो हम इसमें बात करेंगे डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प, ये 5 to 6 में आती है। इसमें आपकी बेसिकली फिंगर मूवमेंट ज़्यादा इंप्रूव होती है। सर लेकिन मैं तो आज तक जो है स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प हाँ मैं अब अपना बताऊंगा तो मेरी तो वो होगी, मेरी वो वाली है। मैं अभी भी इस तरह ग्रिप करता हूँ 4 फिंगर से। एग्जैक्टली मेरा बेसिकली ये बेस बन जाती है, मैं ऐसे करके लिखता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को ही फॉलो करना है। अगर आपका फ्लो इससे बनता है ना तो दैट्स ऑल राइट। अगर आप सेटिंग है
आप लोगों की जो डायनामिक जो है वो ट्राइपॉड की हाँ वो ये वाली होती है। अच्छा उसमें ना ये जो अच्छा कुछ हाँ। ऐसे की बात के स्टैटिक लेपर से होल्ड कर देते हैं कैसे जी जी हाँ जी हाँ जी जी पीछे से होल्ड दूसरे हैंड से हाँ ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं बच्चे ना। हाँ अच्छा मैं थोड़ा इसमें हाँ सर अगर मैं जी, केस जी। देखूँ ना ए ऐसे ऐसे ठीक है तो कहना पड़ता है बेटा पेंसिल ऐसे रहे। जी जी प्रॉम्प्ट चाहिए होता है ना। हाँ बिल्कुल यहाँ समटाइम कुछ ब्लैक से लगा भी देते हैं कि उसको पोजीशन का आइडिया होगा मैंने पेन ऐसे रखना है, ऐसे रहेगा तो उसे लिखेगा नहीं। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि उसकी स्किल डिलेड स्किल डिलेड है ठीक है। तो इसीलिए जी, जी। कि आपकी जो राइटिंग होती है उसकी डिफरेंट राइटिंग है तो इसी पे डिपेंड करती है तो रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली वो भी आपकी डिफरेंट होती है। जैसे किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है तो वो देखो मैंने जैसे बात की ना मेरी वो वाली है तो आपकी ये भी हो सकती है ये भी वो डिफरेंट जिसका प्रेफरेंस है ना। हाँ जी जी सबसे अच्छी होल्डिंग कौन सी है? अच्छा दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मतलब इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे ये स्टैटिक और ट्राइपॉड ग्रास्प है ना और डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प है इसमें से बेस्ट जो है ना सबसे वो ये वाली है डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प। वो इसीलिए क्योंकि इसमें आपकी फिंगर मूवमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपकी स्टैटिक होती है। स्टैटिक समझते हैं आप? फ्लो एग्जैक्टली फ्लो का लफ्ज मैं यूज़ करूंगा कि डायनामिक ट्राइपॉड में यू कैन मतलब आप ऐसे करके लिख सकते हैं ये ठीक है। फ्लो है आपके अंदर फ्लो से आप लिख रहे हैं। स्टैटिक में आप ऐसे ऐसे वो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो आप ठीक है। तो ये हाँ एक मिनट वन बाय वन ठीक है जी जी जो आप कह रहे हैं सबसे अच्छी है ठीक है। वो वाली रास्ता है कि मेरी राइटिंग नहीं कर दिया क्वालिटी नहीं कर दिया ये तो मेरे ख्याल से डिपेंड नहीं करता मैं- ये डिपेंड exactly. राइटिंग है कैसे कोई आपको ये सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव चीज़ है। ये सब्जेक्टिव है। मैं कहूँगा कि मेरी ये बेस्ट है मैं को आप कहोगी मेरे लिए वो बेस्ट है। ये वाली तो दोनों राइटिंग बोल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्टिव है कि मैं ऑब्जेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बेस्ट है बट मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मेरे लिए वो बेस्ट है क्योंकि इसमें आपकी ना फिंगर मूवमेंट जो होती है फ्लुएंसी एग्जैक्ट फ्लो में लिखते हो आपकी फिंगर मूवमेंट ज़्यादा होगी आप ज़्यादा बेटर लिख सकोगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट पे आइएगा। अच्छा ये सेकंड फेज आ गया हमारा कि रेड फ्लैग्स क्या है आपको क्या नजर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चों को नीड है उनको स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जब बच्चे जो हैं बेसिकली बेसिक शेप्स नहीं ड्रॉ कर पाएंगे ना जैसे वो ट्रायंगल स्क्वायर ओवल ये चीज़ें नहीं बना पाएंगे तो आपको लगेगा कि इनको बेसिकली स्ट्रेटेजीज की हाँ शेप्स में उनको ज़रूरत है। होल्डिंग अ पेंसिल इन द ट्राइपॉड ग्रिप पोजीशन वही ट्राइपॉड ग्रिप पोजीशन पे उनकी नहीं आ रही तो फिर उनको नीड होगी। मेकिंग रिकग्नाइजेबल ड्राइंग ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पाएंगे। यूजिंग अ डोमिनेंट हैंड से वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। राइटिंग लेटर्स और नंबर्स नहीं लिख पाएंगे और कलरिंग इनसाइड द लाइंस ऑफ कलरिंग बॉक्स मतलब कलर विद इन बाउंड्रीज नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी तो हमें लगेगा कि बच्चों को नीड है। नेक्स्ट कीजिएगा ज़रा। आगे कीजिएगा। ठीक है। अच्छा हैंड राइटिंग इम्पेयरमेंट में बेसिकली अब ये है कि बच्चों में कौन सी चीज़ें होती हैं कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बच्चों को। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव चैलेंजेस और साइको सोशल चैलेंजेस। अच्छा कॉग्निटिव में आपकी अटेंशन और मेमोरी आ जाती है। आगे कीजिएगा मिस। अच्छा जब कॉग्निटिव चैलेंजेस होंगे तो आपका अटेंशन स्पैन बेसिकली आप अटेंटिवली बेसिकली आप उस पर अटेंड नहीं कर पाओगे अटेंशन के साथ काम नहीं कर पाओगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ मेरी हैंड राइटिंग में एक्चुअली इशू आ रहा है। सेकंड में जाएगा मेमोरी डिफिकल्टी इन मेमोरी रिटेंशन। ये भी कॉग्निटिव चैलेंजेस में आएगा कि आपकी मेमोरी में बेसिकली किस तरह आपने रिटेन करनी है इन्फॉर्मेशन। 1 लिखते हैं तो 1 को रिटेन भी करना है 2 लिखते हैं तो 2 को रिटेन करना है तब कॉग्निटिव चैलेंजेस। लर्निंग डिफिकल्टी इन जनरलाइजेशन मतलब स्किल अंडर डिफरेंट कंडीशन। जनरलाइजेशन इज बेसिकली आप एक स्किल को कई और जगह पे भी ट्राई करो। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ मतलब एक फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लासरूम सेटिंग तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे घर में भी आना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको हर जगह आना चाहिए। आपको जर्नलाइजेशन होनी चाहिए कि हर जगह आप करें इस टास्क को। नेक्स्ट चीज़ किसी बोर्ड पे भी किसी पेपर एग्जैक्टली हाँ जी हाँ जी लेबल्स में भी किसी भी चीज कहीं भी आप करना आना चाहिए आपको ठीक है। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में क्या होता है। अच्छा जिन बच्चों की ना लो सेल्फ इस्टीम होती है ना मतलब बच्चों के अंदर लो सेल्फ इस्टीम आने की कोई भी वजह हो सकती है कि मतलब उनको आपने ज़्यादा पैम्पर नहीं किया होता या मतलब उनको ज़्यादा केयर नहीं किया होता आपने उनको वो एक सेंस ऑफ लव नहीं दिया होता तो उनके अंदर हाँ एग्जैक्टली तो वो उनके अंदर लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है जिसकी वजह से वो
सही से लिख नहीं पाते, उनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं बहुत दफा ऐसा होता है कि जब बच्चे हैंड राइटिंग जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारी राइटिंग अच्छी है, ऐसे पेंसिल पकड़ते हैं, ऐसे हाँ जी बिल्कुल बार-बार पेरेंट्स एक लेक्चर बार-बार क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लो हो जाती है। तो मेरे से मुझे लगता है मैंने हैंड राइटिंग की लेट सीखी है, उसमें भी क्या था कि वो ऑल द टाइम मेरे लिए मुझे कहती थी ऐसे पेंसिल करो, ऐसे करो, वो इंसान को कंफ्यूज होती है, इसकी जगह वो डिलेड हो जाती है। और चूंकि आपकी लो सेल्फ स्टीम होती है तो आपकी मोटिवेशन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है उससे, ठीक है। तो आप फिर बच्चों का ऊपर दिल ही नहीं करता। जब आप कहोगे ना चलो ABC लिखें, आप लोग करते होंगे ऐसे, बच्चों को बिठाते होंगे कि चलें लिखते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, कोई टास्क करते हैं राइटिंग का, फिर बच्चे नहीं करते होंगे क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल ही नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने उसकी सेल्फ स्टीम को इतना लो कर दिया है तो वो मोटिवेटेड ही नहीं होगा। तो ट्राई करें बच्चों को मोटिवेट किया करें, उनको सेल्फ स्टीम दें कि यू कैन डू इट, उनको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किया। एग्जैक्टली हाँ जी, वो उसको तो आता ही नहीं है, वो तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है, इसको तो आता ही नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत, मतलब इसमें बहुत फ़र्क आता है लोगों में ना, तो फिर बच्चे इस तरह काम नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, अब स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू डेवलप हैंड राइटिंग, ये मेरा थर्ड फेज है। मैंने सेकंड की बात कर ली, रेड फ्लैग्स क्या हैं, हमने हैंड राइटिंग को समझ लिया, कौन सा कॉर्टेक्स मतलब मोटर कॉर्टेक्स यूज़ होता है, विजुअल कॉर्टेक्स यूज़ होता है। स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे कि डेवलप कैसे करवानी है। नेक्स्ट कीजिएगा। सबसे पहले इसमें 4 बेसिकली होंगे, इसमें भी कि लेटर लैंग्वेज एक्टिविटीज़ होंगी, स्पेशल रिलेशन एक्टिविटीज़ होंगी, सेंसरी एक्टिविटीज़, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़। नेक्स्ट कीजिएगा। वेट ड्राई ट्राई टेक्निक। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कम यूज़ करते हैं बट आई थिंक लोगों को करनी चाहिए इस टेक्निक को यूज़। ये बेसिकली है वेट ड्राई ट्राई टेक्निक। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्लेट पड़ा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, मेरे पास एक स्लेट है तो बच्चे के पास भी स्लेट होना चाहिए। तो उस स्लेट पे मैं बेसिकली, अगर मेरे पास मार्कर है तो मैं मार्कर से अगर मैं एल लिखता हूँ ऐसे करके, ये मैंने एल लिखा, ठीक है, मैंने बच्चे को बताया कि दिस इज़ एल, आपने एल को लिखना है। तो उसके बाद अब बच्चे को हमने कैसे सिखाना है कि जब स्टूडेंट का पार्ट होगा ना, ये एक स्पंज है ना, जैसे ये स्पंज है, इसको गीला करके ना बच्चे को हम बताएंगे कि बच्चा बेसिकली रखेगा उसके ऊपर और एल को लिखेगा, ठीक है, एल को लिखेगा, ठीक है। ये तो हम कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम स्लेट पे ही रहें, हम किसी और चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये वेट कर लेगा ना बच्चा, तो उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है, आपके पास एक छोटा टॉवल होना चाहिए, उससे आपने उसको ना उसको ड्राई कर देना है, वो जो आपने वेट किया था ना उसको ड्राई करना है। तो बच्चे को, बच्चे ने करना है, बच्चे ने, सॉरी हाँ, वेट भी बच्चे ने करना है, ड्राई भी बच्चे ने करना है, ट्राई भी बच्चे ने करना है, हमने सिर्फ वो करना है। मैंने बताया ना कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर रहेगा, एग्जैक्टली हाँ, उसके ऊपर फिर एंड पे वो ट्राई करेगा, उसके बाद हम उसको मार्कर दे देंगे, हम उसे कहेंगे चलो अब एल लिखो, तो उसको पता होगा क्योंकि उसने वेट भी किया है, उसने उसको ड्राई भी किया है और अब वो ट्राई भी करेगा, तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सॉरी, ये अब पुराना नहीं हुआ, अच्छा, स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, बिल्कुल। सिलेबस के अंदर ऐसी स्लेट आई है विद चॉक, ओके ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। चॉक और विद डस्टर, स्पेशल किस्म का डस्टर उन्होंने बनाया, तो बच्चे के साथ मैं कहती हूँ आउटसाइड की हो गया हमारा सवाल, लेकिन अब नया आया, कहेंगे तो मैं लाता हूँ एग्जैक्टली, मैं भी हाँ इस्तेमाल करें, एग्जैक्टली, माइंड के अंदर ट्रेसिंग डेवलप हो जाएगी। उसके ना चॉक का पूरा बॉक्स बच्चा अट्रैक्ट, जैसे से बात कर रहे थे वो बेसल गैंग्लिया वाली, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, उससे वो एक्टिवेशन होगी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, डेवलप होगी, हाँ जी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जी। नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद ये है कि आप सबसे पहले बच्चों को ना अपर केस लेटर करवाते हो। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सीधा ही लोअर केस लेटर पे नहीं आ सकते। ये ABCD ये लोअर केस लेटर्स है, इसमें नहीं आना हमें। पहले हमने बेसिकली उनको कॉन्सेप्ट देना कि व्हाट इज़ अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज अ स्लीपिंग लाइन, दिस इज अ स्लांटिंग लाइन, ठीक है। अब इसी के थ्रू मैं वर्ड्स करवा सकता हूँ अपर केस लेटर्स के। ये देखें, ये मैंने क्या किया, स्लांटिंग लाइन लगाई, ये भी स्लांटिंग लाइन लगाई, ये स्लीपिंग लाइन है, ये मेरा ये बन गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब भी हमने कोई स्ट्रेटेजी लगानी है बच्चों को, अगर हम अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो हम सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ करेंगे ना वो अपर केस लेटर के साथ यूज़ करेंगे, मैं हम लोअर केस लेटर पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने एक प्रोसेस से चलना है ना, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, B C ये वाले जो है ना लेटर्स, ये डिफिकल्ट हैं।
तो ABC आपने अपर केस करनी है और वो भी स्टैंडिंग, स्लीपिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन इनके थ्रू करवाना है ताकि बच्चों को पता हो कि हमने कैसे करना है। तो इससे थ्रू समझ आ रहा है वैसे क्या हाँ, जब आपने स्टैंडिंग से एग्रीमेंट से एग्जैक्ट दिया ना तब से समझ आ रहा है। तब आया उसको समझ, ऊपर से समझ आता। बोलता भी और लिखता भी स्टैंडिंग से। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी। अब देखें जैसे ABEFL इन सब में आपका ये प्रिंसिपल यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये ट्राई करना है कि आपने बेसिकली ये चीज़ करवानी। अच्छा मैं बताता हूँ पहले स्कूल के सिलेबस में उन्होंने ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रही है। अच्छा स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रही वो हैं। सब ऐसे हो चुका है। अच्छा लेकिन अब वो सीक्वेंस में भी नहीं चल रही। अगर पहला हाँ जी। A है तो किसी का C है, ठीक है, सेकंड लेटर चाहे O आ गया, M आ गया, फिर आपका पहले D आया, हाँ, L आया, जी, जी। C और L। अब C और L को मिला के बन गया D। अच्छा ये आपने बात की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिस आगे जाइएगा, मेरी एक स्लाइड है, मैं जाता हूँ उसी में चला जाता हूँ अभी, क्योंकि आपको ये इधर मेरे ख्याल से जो अपर लेटर के साथ सीखना है वो ज़्यादा इजी है। Exactly, ज़्यादा easy। हाँ, अब बच्चों को ना उन्होंने पहले डिफिकल्ट दे दिया क्योंकि ABC बाद में जो है ना बच्चे डिफिकल्ट फील करते हैं। इससे तो बच्चे फिर नहीं सीखते, धीरे सीखते ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जो आपने बात की है ना वो बेसिकली अल्फाबेट 8 ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। आई थिंक ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये हो रही है। अब ऐसे ही है, Exactly। स्कूल में उन्होंने ऐसे स्टार्ट। अब मैं बताता हूँ ये कैसे बन गई। अब जैसे A है ना, A ये आपने इसको फॉलो करना है, ये वाली लाइन सर पहले C कीजिए ना, C और L। C हाँ जी, और स्मॉल L। हाँ जी जी इन दोनों को मिला के ना अब हाँ। थर्ड वर्ड है D होना। D। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना ACD EF, यहाँ पे B वाला इधर पता क्यों है? क्योंकि B यहाँ पे देखें, ये B जो यहाँ पे जाएगा ना वो B हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कौन सा है H में भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये आ गया हमारा H, ठीक है। इधर वाले सारे लेटर्स, हाँ जी इधर वाले सारे लेटर फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म में ऐड की, तो वो ये एक्सरसाइज यूज करते हैं। और सबसे पहले ना वो एक एक्सरसाइज होती है बच्चों को ना ये वाली सिखाते हैं कि बच्चों को ये पता हो कि ये करना है। ऐसी है उसकी दुखी होकर। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ऐसे करके ना फिर A, फिर C, फिर यहाँ पे D आ रहा है, मतलब वो सारे लेटर्स ना इसके थ्रू करवाते हैं, ठीक है। जो आप टेक्निक की बात करिए ना वो ये वाली है। अच्छा मैं पीछे जाइएगा सबसे, इससे पीछे जाइएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट। ओके अब ये है कि लेटर फॉर्मेशन की एक्टिविटीज़ कौन सी है। राइस एंड ट्रे, ये मैं आपको ना थोड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी पड़ी है। अब जैसे ये, अब आप है ना मदर है आप, तो आपको पता चाहिए आपने बच्चों को ऐसे करवाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना इंटरेस्टिंग भी करना है हमने। ये एक तो ठीक है बोर्ड पे करवाते हैं हम और मतलब इन चीज़ों पे करवाते हैं, बट हमने इससे बाहर निकलना है। हमने बच्चों को इंगेज करना है। हमने बच्चों को जैसे राइस ट्रेस में करवाना है, विजुअल के लिए भी बहुत। हाँ विजुअल के सेंसरी के लिए भी अच्छा है आपके लिए कि आपने A करवाना है फिर L करवाना है, तो आपने इस स्लेट के थ्रू ना आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ना राइस एंड ट्रे जो है ना वो इसमें आ जाएगी। कैंडी स्टिक, अच्छा कैंडी स्टिक मेरे पास नहीं है बट मैं ये एक स्टिक ले लूँगा। आप इनके थ्रू भी, अब लेटर L है, अब मैंने करवाने, मेरे पास अगर कैंडी स्टिक होती मैं ज़्यादा बेटर आप लोगों को बता सकूँगा, बट ये कि अब L है तो मैं उनको बताऊँगा कि किस तरह इसको और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो L बनेगा, ठीक है। इसको अगर मेरे पास एक और स्टिक होती तो मैं बताता कि A बन जाएगा। तो बेसिकली हमने बच्चों को इसके थ्रू करवाना है, कैंडी स्टिक के थ्रू या ऐसे, मतलब बेसिक इन चीज़ों से कि बच्चों को लगे इंटरेस्टिंग है। भी करवा सकते हैं, रिकग्नाइज करवा सकते हैं, एग्जैक्टली। क्ले यूज़ कर सकते हैं, मैनी टेक्निक्स, मतलब कोई एक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब यही टेक्निक यूज़ करनी है। हम कोई भी इनोवेटिवली भी बना सकते हैं, क्रिएटिव होकर। नेक्स्ट कीजिएगा पैक बोर्ड डिज़ाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे ये टेक्निक है एग्जैक्टली ये देखिए L आपको नज़र आ रहा है, ये L है। इसमें बच्चों की फाइन मोटर भी डेवलप हो जाएगी कि मतलब हमने आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टली अटेंशन स्पैन, अटेंडिंग स्किल्स भी कि अटेंड करके वो जब काम करेगा ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि उसने ये L बनाना है तो वो इसमें डालेगा, प्रेस करेगा। फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिस तरह फॉर्मेशन करनी है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन, सारी चीज़ों का उसको इसके थ्रू पैक बोर्ड के डिज़ाइन के थ्रू आ जाएगा। और पैक बोर्ड के डिज़ाइन के थ्रू आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं करवा सकते, आप बच्चों को एनिमल्स भी या कुछ भी बनवा सकते हैं, उनसे शेप्स बनवा सकते हैं। शेप्स बहुत एक अच्छी चीज़ है, वो करवा सकते हैं। वाइट क्रीम फॉर्म ट्रेसिंग, अच्छा जैसे हमने राइस की थी, कुछ बच्चों को राइस पसंद नहीं आते, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने राइस में नहीं करना,
तो आप कुछ और ट्राई करें, आप अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएं, आप फॉर्म लें, फॉर्म के अंदर बच्चों को ट्रेसिंग करवाएं, उनको ए लिखवाएं, उनको बी लिखवाएं, मतलब स्ट्रेटेजी डिफरेंट करनी है। आपने एक ही जगह फिक्सेटेड नहीं हो जाना कि हमने यही स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है तो बच्चा काम करेगा। ट्राई करें कि कुछ इंपॉर्टेंट और मतलब इंटरेस्टिंग करें। एक और टेक्निक है एयर ट्रेसिंग, ये आप शार्फ को करवा सकती हैं। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि शार्फ एक मतलब ऐसा बच्चा है वो पिक कर सकते हैं इस चीज़ों में। आप उसको ए बनाना सिखाएं हवा में, जैसे कोई देखो ए है, ये बी है, ये सी, ये इंटरेस्टिंग है, उसको उसमें मतलब अच्छा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि हम बच्चों को एयर ट्रेसिंग के थ्रू करवा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आप कुछ भी करवाएं, शेप्स करवाएं, वो सारी चीज़ें आप इसमें करवा सकती हैं। ठीक हो गया? एग्जैक्टली जी जिसने तारे ज़मीन वाली वो मूवी देखी हुई है ना, जिसमें शांत अवस्थी है बेसिकली, वो सारी बेसिकली इसमें वो करवाते हैं। गेस द लेटर डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया का आप में से किसी को डिफरेंस पता है? बताइएगा मुझे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं? एग्जैक्टली, दोनों चीज़ें इकट्ठी। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ जी, उसका भी मैं बताता हूँ। उसका बेसिकली ये है कि अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल स्पेसिंग नहीं आती ना, तो हम ऐसे करवा सकते हैं। ये ए है ना, अगर मेरे पास कैंडी स्टिक होती ना तो मैं कैंडी स्टिक रख के उसको यहाँ पे बताता कि यहाँ पे बी लिखना, फिर यहाँ पे रखता, यहाँ पे कुछ 4 फिंगर रख लूँ, सी डी, ऐसे करके आप डिस्टेंस के साथ उनको पता लगेगा कि हमने किस तरह काम करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे गेस द लेटर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी पार्ट। ये तो आप लोगों ने बचपन में भी किया होगा कि बचपन में हम कहते थे कमर पे बेसिकली लोग लिखते थे कि चलो बताओ कि ये ए लिखा होगा या बी लिखा है। गेसिंग गेम बेसिकली जो होती है ना, इसमें गेसिंग गेम होती है कि आपने गेस करना है। तो इनोवेटिव जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अल्फ़ाबेट 8 ब्रेन जिम एक्सरसाइज। अच्छा, इसको ना थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत इसका बताया था, बट ये बेसिकली ना आप में से ये जब आप ये वाला मॉडल बना लेते हैं ना, इसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है लोअर केस लेटर, जैसे आप बताए थे ना कैसे होती है, तो आपने देखना है जो लेटर में ऐसे करके मूवमेंट होगी ना तो वो इधर आ जाएगी। ठीक है, बस थोड़ी देर हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा। फिर बी है, जैसे ये इधर आ गया, ठीक हो गया। सी कहाँ पे फॉल करेगा, मेरा क्वेश्चन है ए वाले पार्ट। अच्छा, आई किधर करेगा? सेंटर में फॉल करेगा। ठीक है, राइट साइड में। एग्जैक्टली, राइट साइड पे फॉल करेगा। मैं यही कहता कि क्योंकि सेंटर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो आई जो है बेसिकली राइट साइड पे फॉल करेगा। एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आप डिफरेंट वर्ड्स देखेंगे कि एम एन पी आर वाई ये सारे इधर फॉल करेंगे। ठीक है, जी भी वहीं पे फॉल करेगा क्योंकि वहाँ पे मार्जिन आ रही है। अच्छा, ट्रेसिंग द लेटर ऑन द लेमिनेटेड शीट। अच्छा, ये भी एक बड़ा मज़े की टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल लिखा है, यहाँ पे मैंने पहले से ही एल लिख ली है। इसके बाद ये लेमिनेटेड शीट है, इसके अंदर मैं इस एल को डालूँगा। ठीक है, अब बच्चों को क्लियरली एल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं अब ट्रेसिंग करवाऊँगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास बोर्ड मार्कर है ना, तो मैं यहाँ पे बच्चों को कहूँगा कि चलो एल लिखो, ड्रॉ। इनिशियली अगर उनको फिजिकल प्रॉम्प्ट भी चाहिए होगा आपने देना है, ताकि वो करें तो सही ना। एक दफ़ा आप उनको एल करवाएं, फिर उनका इंटरेस्ट होगा कि नेक्स्ट वर्ड करेंगे हम, फिर ऐसे करके ना। तो बच्चों का इंटरेस्ट बेसिकली हमने डेवलप करवाना है। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप लोग को ना बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आपको वो एक जो पुरानी एक्टिविटीज़ चलती आ रही है उनको फॉलो नहीं करना, आपने न्यू एक्टिविटीज़ जनरेट। बॉक्सेस एंड डॉट्स हैंड राइटिंग हेल्प। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये एक पिक्चर है मैंने बनाई हुई है कि बॉक्सेस एंड डॉट्स। इसमें मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। अब मैंने बच्चे को ये कहना है कि बॉक्स के अंदर आपने ए लिखना है, इस बॉक्स के अंदर आपने बी लिखना है, इस बॉक्स के अंदर आपने सी लिखना है। उसको बेसिकली बॉक्सेस के अंदर पता लगेगा। ये देखिए, ये ज़्यादा उस लिहाज से उसको पता होगा कि मैंने इसके थ्रू काम करना है।
ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं बॉक्सेस एंड डॉट्स बच्चों के साथ। ये जो जी, जी। टेक्निक है बेसिकली इसके अंदर क्या बच्चे ने ट्रेस करना है या बस उससे लिखना है इसके अंदर बेसिकली ना, अब जब हम पहले ना बॉक्स बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया ना, ये बच्चे ने लिखा हुआ है, ये आप लाइंस में लिखने के लिए एग्जैक्टली कि जैसे फॉर्मेशन है ना बच्चे की, वो इस तरह डेवलप होगी कि ये 2 लाइंस है ना, इसके अंदर बच्चे ने ए लिखना है। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया तो बच्चे ने बी इसके अंदर लिखना है, सी जो है 2 लाइंस में आएगा तो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है सर, वसीम तो बैठे हैं यहाँ पे और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी। हाँ, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। वो लाइन ड्रॉ करते हैं देन बच्चे को बोलेंगे इसके अंदर लिखना है ताकि उसको पता हो, उसका इंटरेस्ट भी इसमें। फोर लाइंस में लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चे हाँ बिल्कुल ठीक है। और इस पे आपने आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना है बच्चों को। ठीक है, पहले आप बिग सर्कल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आप इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं इसकी बनाई थी ताकि आप लोग भी अपने ना जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सेंसरी वाले ज़्यादा, ओटी वाले ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि थेरापीटी के थ्रू हम करवा सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल दें आप लोग मुझे, थोड़ा आप बताएं कि किस तरह हम इसमें काम कर सकते हैं एग्जैक्टली। और हाँ, इसमें अब जैसे थेरापीटी तो नहीं है हमारे पास, काइनेटिक सैंड है, बीड्स लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक वो फॉर्मेशन वाली एक शेप वाला मिलता है जैसे ना, वो उसके थ्रू भी हम इसके अंदर रख के उनको करा सकते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे काम करना है ना बच्चों की, सेंसरी नीड भी पूरी हो जाएगी उनकी, दोनों चीज़ें। एग्जैक्टली हाँ जी, तो वो कहते हैं यार अच्छा की लाइन हो गई। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि एक बार बार एक इंसान बार की आदत हो जाती है। बिल्कुल, अब हमारी वो लाइन स्टैटिक बनेगी, इसी तरह से स्ट्रैटेजी जो हम उसके साथ सेम कर रहे हैं, कंसेप्टिवली कर रहे हैं, तो उसके लिए बोरिंग बनेगी। तो हमेशा एक नई स्ट्रैटेजी यूज करना है। जैसे मिस्टर रिजा कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के टेक्निक्स लेकर आए, जैसे सेंसरी स्ट्रेटेजीज हैं, हमें एज ए कोलैबोरेटिवली चलना चाहिए। हम सेंसरी वालों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम स्पीच वालों के साथ कोलैबोरेट करके साथ में लेके चलेंगे तो बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि मेन मकसद हमारा ये है कि बच्चे इंप्रूवमेंट में आए, बेसिकली उनके अंदर ये चीज़ आए। कैरियॉन्स यूज़ करते हैं, वो भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, लेटर फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ के लिए हाईलाइटेड पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये हाईलाइटेड पेपर है ना, इसमें मैंने थोड़ा, इसमें ना प्रिंट में थोड़ा फॉल्ट है, बट ये देख लें कि मैंने ये 3 बेसिकली लाइन्स है ना, इनको बेसिकली मैंने हाईलाइट कर दिया। हम ये ट्राई करेंगे, प्रोमिनेंट चीज़ में हम बच्चों को लिखवाएंगे कि आपने इसी के अंदर ए लिखना है, इसी के अंदर बी लिखना है, ये 2 लाइन्स जो है ना इसमें नहीं लिखनी, क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास एक स्टूडेंट है, अब मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो ना ऐसे करके लिखता है, वो लाइन से बाहर निकल जाता है, उसको नहीं पता कि ए कितना लिखना है, कब लिखना है। तो मैंने उसके साथ जब ये स्ट्रेटेजी यूज़ की, मैंने जब उसको बताया कि देखो आपने इसके अंदर अंदर लिखना है, ये हाईलाइटेड फॉर्म है ना, इसके अंदर जब आपने ए लिखना है तो उसका एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। वो ये इंटरेस्ट से करता था कि वो ए इसके अंदर लिखता था, अब वो बाहर नहीं निकलता इससे। अब उसको पता है कि मैंने इसके अंदर अंदर ही काम करना है, तो इसके थ्रू मैंने उसकी जो आगे वाली ट्रेनिंग है, जो राइटिंग की है, वो भी मैंने इम्प्रूव कर दी है। तो मतलब उसको पता है कि मैंने ऐसे लिखना है और मैंने इसी तरीके से लिखना है। अब अगर आप उसके सामने से ये जो हाईलाइटेड बेसिकली जो वर्कशीट है ये हटा देंगे ना, तो अब वो मेरे साथ वैसे भी मतलब लिखना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली, वो अब उसके साथ ही बेसिकली, जैसे अब ये वाली है ना, वो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं हाईलाइट करने से, वो अब इसी के अंदर ही लिखता है। तो मेरा जो बेसिकली एक एरिया था ना कि जहाँ पे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि देखें हम एज अ थेरेपिस्ट ग्रो करते हैं, हमने अपने आप को समझना, अपनी सलाहियतों को समझ के कहाँ पे हम फॉल्ट में हैं, कहाँ पे हमारे अंदर कोई चीज़ कमी है, तो हमने अपने अंदर काम करना है। तो मैंने इस पे बेसिकली स्ट्रैटेजी लगा के मैंने बच्चे को अपने वर्क करवाया था, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। तो हमें भी थोड़ा सा ना अपने अंदर ये चीज़ लानी चाहिए और मतलब इस पर फोकस करना चाहिए। हाईलाइटेड बच्चे सर बड़ा लाइट लिखते हैं, इसके लिए क्या? वॉबली ग्रिप की बात करनी है ना, कि मतलब बहुत हल्की, मतलब ये नज़र ही नहीं आ रहा, मैं उसका बताता हूँ। अब जैसे कुछ बच्चे जो है ना, मतलब उनकी राइटिंग ऐसी होती है कि मतलब वो ए लिख तो लेते हैं लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा कि ए लिखा है।
उनके बेसिकली फाइन मोटर का इशू होता है, ग्रिपिंग के लिए, उसके लिए एक वो ग्रिपर भी मिलता है, आप वो ग्रिपर के साथ भी करवा सकते हैं। छोड़ भी नहीं रहे लेकिन उनको पता नहीं जोर की आप प्रेशर, इसमें ना प्रेशर ग्रेडियंट का ना बड़ा होता है, एक इशू होता है कि बच्चों को लो टू हाई का नहीं पता होता कि मतलब हमने दबा के लिखना है या हमने हल्का सा लिखना है, तो उसके लिए एग्जैक्टली अच्छी वैल्यू एंड ट्राई करें कि बच्चे को ना पहले जैसे आप शार्प का कह रही ना तो शार्प को ना थोड़ी बड़ी पेंसिल दें, जो मोटी वाली पेंसिल होती है ना, अगर उससे नहीं तो क्रेयॉन से स्टार्ट करें। हाँ जी, तो आप ना ऐसे करें कि क्रेयॉन से स्टार्ट करें, क्रेयॉन से जब आप करवाएंगे तो उसकी ग्रिप थोड़ी फर्म होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको बेसिकली हैंड की एक्सरसाइजेस करवाया करें, उसको पता हो कि मैंने हैंड को यूज़ करना है। आप उसको कोई ऐसी चीज़ पकड़ाएं जो हैवी हो, ताकि उसके फाइन मोटर भी बेसिकली जो है ना वो इम्प्रूव हो। जब बच्चे की फाइन मोटर इम्प्रूव हो जाएंगी ना, उसकी ऑटोमेटिकली ये ग्रिप जो है ना, क्ले एक्टिविटी, ये सेंसरी मतलब जो है ना वो आपको ज़्यादा तरीके से बता सकते हैं। आप काइनेटिक सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपनी हैंड्स की स्लाइम को कर सकते हैं, तो डिफरेंट आप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब पीछे रीजन उसकी ग्रिपिंग में और फाइन मोटर पे। प्रेशर का नहीं पता उसको, ये नहीं पता कि मैंने लो कब जाना है, हाई कब जाना है, मैंने प्रेशर कब लगाना है, प्रेशर डार्क हो जाएगा। हाँ, बेसिकली वो यही है। तो आपने या तो शुरू में फिजिकल प्रॉम्प्ट दें उसको क्रेयॉन से पहले करवाएं, ठीक है। उसको टेक्सचर थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि हम जब भी किसी को लिखवाते हैं ना तो हम पहले बोर्ड मार्कर से लिखवाते हैं, तो इसकी ग्रिप थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि पेंसिल पे बाद पे आते हैं हम, ठीक है। तो ट्राई करें आप बड़ी चीज़ से छोटी पे हैं, इसी तरह उसकी ग्रिपिंग बेटर होगी। और ट्राई करें कि हैंड की एक्सरसाइजेस करवाएं उसको मतलब कोई क्ले दें उसको, ऐसे ये वाली एक्सरसाइज करवाएं, स्पंज बॉल दे दें, तो वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल रिलेशन एक्टिविटीज़ में कट आउट शेप कलरिंग, मतलब जैसे ये है ना पेपर, इसमें सर्कल को कट करना है, ट्राइंगल को कट करना है, स्क्वायर को कट करना है, उसको कटिंग का पता होगा। ये जो बेसिकली है ना, ये कलर विजन, ये जब बच्चे की ना ये ग्रिपिंग जो है ना जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तब जैसे फाइन मोटर की बात की थी मैंने कि जब पेज के मुताबिक उसके बाद अगर तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होंगी ना तो वो कर सकता है, अगर तो वो नहीं है तो उसमें डिले होगा, डेवलपमेंटल डिले होगा। तो जब डिले होगा तो उसको सपोर्ट की जरूरत होगी। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो डिले में आ जाएगा। तो ट्राई करें कि आप 5 to 6 वाली मतलब जो मैंने स्लाइड खोली थी ना उसमें आप करवा सकते हैं, वो तभी करवा सकते हैं जब उसकी ग्रिपिंग जो सीजर है ना, सीजर के साथ होगी। सीजर से पेपर कट करता है लेकिन अभी शेप्स का भी कुछ दिया नहीं हमने। हाँ, तो वो आप बेसिकली स्ट्रेट लाइन से करवाएं, आप उसको हल्का हल्का ट्रेसिंग करवा के जैसे डॉट नहीं होते उसकी करवाएं, फिर आप हॉरिजॉन्टल करवाएं, फिर स्लीपिंग की करवाएं, स्लांटिंग में ले आए बिल्कुल, ताकि ना उसकी प्रैक्टिस हो, ऐसे डेवलप हो। तो आपने इस तरीके से लेके चलना है उसको ऑर्गेनाइज करवाएं कि मैंने स्टेशनरी को कहाँ पे रखना है। जैसे ये स्टेशनरी है ना, इसमें बोर्ड मार्कर यहाँ पे आएगा, पेन यहाँ पे आएगा, इसको पता होना चाहिए कि इस तरह उसकी ना स्पेशल बेसिकली अवेयरनेस ज़्यादा होगी, उसको पता होगा ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखनी है, हाईलाइटर मेरे यहाँ पे होंगे, ये चीज़ों का पता होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट चीज़ पेपर फोल्डिंग, ये आप शार्प को करवा सकते हैं कि पेपर फोल्ड करवाएं उसको, मतलब पेपर लें, बच्चों को इनको शौक भी होता है तो आप करवाई थी पेपर फोल्डिंग। एग्जैक्ट पेपर फोल्डिंग करवाएंगे ना, उसकी जो आप कह रही थी वोबली ग्रिप है वो इसी के थ्रू इम्प्रूव होगी, क्योंकि मेरी फोर्स लग रही है, आप देख रही हैं जब मैं ऐसे करूँगा मेरी फोर्स लग रही है, मेरी फिंगर मसल यूज हो रही है, तो जब फिंगर मसल यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होगी। तो ये एक्टिविटी ज़रूर करवानी है आपने अपने बच्चे को। आगे कीजिएगा मिस। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली एक सैम्पल है, ये आप लोग सैम्पल देख लीजिए। ऐसे बच्चे लिखते हैं जो ADHD के साथ होते हैं, इनकी हैंड राइटिंग ऐसी होती है, लोगों को समझ नहीं लग रही होती कि कैसे करना। नेक्स्ट ये देखें, आप में से कोई बता सकता है कि इनमें से के बच्चे मतलब ऐसे लिख रहे हैं, तो हमने ये जो स्ट्रेटेजीज बताई है ना उनसे ये बेटर होगा। आगे कीजिएगा, ये देखें। अब पहले बच्चा ऐसे लिखता था, जब से हमने उसके साथ स्ट्रेटेजीज चेंज किए, स्ट्रेटेजीज न्यू यूज किए, तो बच्चे के अंदर ये फर्क आया। इधर का बच्चा नहीं है, ये बेसिकली हमारा बच्चा, लेकिन यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसी के थ्रू, इन एक्टिविटीज के थ्रू होगा, और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने करके देखी हुई है कि बच्चों में ऐसे इंप्रूवमेंट आई है। तो आपने इनको फॉलो करेंगे तो जरूर आएंगे। अब जैसे ये है, आफ्टर 3 वीक्स उनके अंदर ये इंप्रूवमेंट आई। ये पिक्चर्स इसीलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि पहले बच्चा ऐसे लिखता था,
उसको स्पेशल अवेयरनेस नहीं थी, विजुअल कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, और अब वो ऐसे लिख रहा है, अब उसके अंदर वो ऐसे लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर इम्प्रूव हुई है, और इम्प्रूव कैसे हुई है? आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजीज यूज़ करके, ऐसे नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा, लास्ट है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।